बोलो। यस सर। सर कुछ डाउट सर। हाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। समझने तुमने कुछ भेजा भी था ना डाउट सर? यस सर। सर सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भी सर डाउट है। ओके। फ्यूजन में डाउट है या कुछ और में डाउट है? और सर थियोरेटिकल पार्ट में, और सर एनर्जी से रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए क्योंकि सर नहीं हो रहा है वो सारे क्वेश्चंस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक क्वेश्चन बनाए हो आप लोग? चलो जो थ्योरेटिकल डाउट है पहले पूछ लो। सर कौन सा मुझे थ्योरी में डाउट है बताओ? डाउट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। अब बताओ सोलर एनर्जी में क्या डाउट है? सर उसका पढ़ी हो सोलर एनर्जी वेवलेंथ। ना? सर उसके वेवलेंथ जो बोल रहा है सर वो पार्ट समझ नहीं आ रहा। वेवलेंथ जो बोल रहा है वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। वेवलेंथ में क्या बोला है बताओ? एक मिनट रुक जाओ, सोलर एनर्जी देखो सर क्या वो बोला पूरा है। पैरा ही वेवलेंथ के बारे में है। एक मिनट देखो, एनर्जी जब भी होता है ना तो एनर्जी एक फार्मूला होता है। जब भी सोलर एनर्जी जब आता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फार्मूला होता है, वहां से आता है, ठीक है। एच सी बाई लेमडा या फिर एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और लैम्डा जो होता है वो होता है वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ का लाइट गिरेगा ना उतना कम एनर्जी होगा, और जितने कम वेवलेंथ का लाइट फॉल करेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। अब सोलर सोलर बोल रही हो ना, सोलर देखते हैं सोलर में क्या पूछा है। इसमें तो समझ नहीं आता है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में कहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है बताओ, बोलो। सर फर्स्ट पैराग्राफ में। मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड रिसीव बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया इज क्वाइट स्मॉल, ये वाला। यस सर। सर वो पूरा पैराग्राफ। ये सोलर एनर्जी डिवाइसेस का बात कर रहे हो ना, या नो फिर सर ओनली सोलर सोलर। एनर्जी जो शुरू से। हाँ तो देखो उसको, अच्छा ठीक है हम बाद में रीड करते हैं, पहले एक कंसेप्ट समझ लो कि एनर्जी जो सोलर एनर्जी जो आता है ना, सोलर एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, जो एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जितना एनर्जी फॉल होता है तो वो कितना एनर्जी देता है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में देखिए तो एच सी बाई लेमडा, ओके। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब उसमें देखोगे कि कौन सा वेवलेंथ का लाइट अगर फॉल कर रहा है, अगर ज्यादा वेवलेंथ का लाइट फॉल करेगा तो वो कम एनर्जी देगा। अगर कम वेवलेंथ का लाइट अगर फॉल करेगा तो ज्यादा एनर्जी देगा। उसको दूसरे शब्दों में हम लोग एच इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि सी बाई लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है ना, तो बी इज नथिंग बट सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो सी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होगा। तो वहां से अगर तुम लैम्डा को हटाओगे तो सी बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1/λ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/λ करोगे तो आ जाएगा सी इक्वल टू लैम्डा, तो वो हो जाएगा एच बाई सर एफ बाई सी सी। हो जाएगा। हाँ तो एच बाई सी को रिलेट हटाओगे तो वो बन जाएगा, या तो एच सी बाई लैम्डा बोलोगे या फिर उसको डायरेक्ट एच इंटू फ्रीक्वेंसी बोल दोगे। तो दोनों, यानी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी होगा। तो सर ज्यादा एच क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ किसी पे? भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो उसका वेवलेंथ कम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है।
ठीक है, और इसी के हिसाब से एनर्जी का भी रिलेशन है। एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आएगा तो ज्यादा एनर्जी होगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आएगा तो कम एनर्जी होगा। उसी तरीके से अब वेवलेंथ के साथ अगर देखेंगे तो वेवलेंथ के साथ एनर्जी का रिलेशन होता है उल्टा, ठीक है, इनवर्स रेशियो होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो अगर ज्यादा वेवलेंथ का लाइट अगर फॉल करेगा तो एनर्जी कम होगा, अगर कम वेवलेंथ का लाइट फॉल करेगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, सर एच यहाँ पर क्या है? एच एक कांस्टेंट है, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वो उसका यस कैलकुलेशन नहीं है अभी यहाँ पे, आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं सर। बता रहे और हैं। वेवलेंथ का रिलेशन सर फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो आप तो पढ़े होगे ना, इसमें वेव में पढ़े होगे ना, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। सर नहीं पता। पता तो है, भूल गए हो, ये बोलो। ऐसा थोड़ी ना पढ़ी नहीं होगी, 9th क्लास में तो पढ़ के आए होगे ना वेव। नो सर, लाइन 9th का एक्चुअली में भी चैप्टर डिलीट हो गया था, तो सर स्कूल में हमने नहीं पढ़ा था। चैप्टर डिलीट हो गया था सिलेबस से? यस सिलेबस सर। तुम 9th में फिफ्टी में नहीं थे क्या? नो सर। 7th में तो थे ना तुम? नो सर। तो डायरेक्ट 10th में ही है, हमको लगा तुमको मैंने 7th में पढ़ाया है। ओके, कोई बात नहीं। चल देखो, वेव जो होता है ना, वेव का जो स्पीड होता है उसको भी बोलते हैं, ठीक है। भी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। ये एफ जो होता है, एफ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो, अगर तुमको अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछते रहना, ठीक है, क्योंकि अगर हमको लग रहा था तुम ऑलरेडी पहले से यहीं से पढ़ी हो, हमको लग भी रहा था, पता नहीं क्यों। और लैम्डा जो होता है वो होता है वेवलेंथ। तो अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर अगर लग रहा होगा थोड़ा सा ज्यादा बाउंस कर रहा है, तो वहां पे पूछ लेना हमसे, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप यस करके सर। पूछ लेना, या फिर वहीं पूछ लेना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया लैम्डा, ठीक है। तो ये, और इसको बोलते हैं वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब जैसे साउंड वेव जाता है ना, कोई भी वेव जाएगा ऐसे ही फॉर्मूला से जाएगा। जैसे साउंड वेव प्रोपेगेट करता है, या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे वेव प्रोपेगेट करता है, या फिर कैसा भी वेव जो प्रोपेगेट करेगा। तो प्रोपेगेशन होने का मतलब होना है ट्रेवल करना, मोशन में रहना। तो वेव का जो स्पीड होगा वो इतना ही स्पीड से मोशन करता है, या इतना ही वेलोसिटी से आगे जाता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। अब ये ऑसिलेशन किस चीज का, तो किसी भी चीज का ऑसिलेशन, किसी भी पार्टिकल का ऑसिलेशन। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल में हम करके बताते हैं। मान लो कि ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझ में आता है? यस सर। नहीं आता? यस सर। अच्छा देखो, तो पेंडुलम का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रिंग है, उसमें एक फंसाया हुआ है कुछ भी। या फिर घड़ी का पेंडुलम जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर सब ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लो ए से, तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इधर और इधर। तो अपने पोजीशन पे ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा, तो इसी को बोलते हैं। मतलब पहले अपने पॉइंट से जाएगा दूसरे एंड पे, फिर दूसरे एंड से अपने भी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये जो काम जो होता है ना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि पार्टिकल वन ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस ये ऑसिलेशन कितना भी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर अगर पार्टिकल ऐसे है और ये बॉब है और ऐसा ही रखा हुआ है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट में है तो नेट फोर्सेस पे जीरो लगता है, ठीक है, यानी पार्टिकल जैसे है वैसे ही रहेगा। अब अगर इसके मीन पोजीशन से इसको क्या किया जाए, इसको इधर ले जाके छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा,
या फिर अगर सपोज मान लो कि यहीं से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो ये ऐसे करेगा, ये इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, और फिर इधर से इधर आएगा। तो ये मेरा हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन। मान लो कि ऑसिलेशन यहीं से स्टार्ट होगा, तुम समझ लो, मान लो कि ये मीन पोजीशन से ऑसिलेशन तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन आएगा। तो इसको बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। माने ये इधर गया, फिर इधर गया, और फिर अपने पोजीशन पे आया, तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो अब डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमने मीन पोजीशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये इधर जाता, फिर ये इधर आता, ठीक है, तब ये होता क्या, कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। यानी अपने इनिशियल पोजीशन पे फिर से घूम के अगर आ जाए, तो उस अपने इनिशियल पोजीशन को आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी जितना मोशन करेगा, ठीक है, अपने इनिशियल पोजीशन पे आने में वो उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है या भी वाइब्रेशन होता है, ठीक है। मेरा क्या हो गया पेंडुलम का केस में। मान लो कि अगर पेंडुलम के केस में नहीं देखते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट के, मान लो कि ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसको वाइब्रेट कराते हैं, तो मान लो कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। एक वाइब्रेशन कहाँ से होगा, पार्टिकल पहले से इधर जाएगा, फिर घूम के इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर घूम के इधर से इधर आएगा। तो इसका ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया ना मोशन, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि पूरे राउंड अप कर ले, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन यस को राउंड सर। अप कर ले, अपने इनिशियल पोजीशन को भी राउंड अप कर ले। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और ऐसे ही ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, कि ऐसे ही ऑसिलेशन अगर एक सेकेंड में जब होता है तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि ये जो बॉडी है, ये ऐसे, ये मान लो कि एक पॉइंट है और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी बॉडी अपने इस एम पॉइंट के अबाउट, मान लो कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये पहले इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो या फिर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताते हैं। मान लो कि ये मेरा एक मीन पोजीशन है और इसके ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम होगा, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर, देखो पार्टिकल पहले इधर से राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर राइट, तो ऐसे से क्या होता है, ये वाइब्रेशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये जितना भी तेजी से वाइब्रेशन होगा, तो देखना होगा कि अगर सपोज मान लो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल का 2 सेकेंड में, तो इसका अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो कितना ऑसिलेशन सेकेंड में, तो पर सेकेंड डिवाइडेड टू ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। तो मतलब ये हो पार्टिकल एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर, 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन का मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी में वही हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो वो फ्रीक्वेंसी होता है। अब एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, अभी इसको हमको जानना नहीं है, ठीक है। ये मेरा होता है फ्रीक्वेंसी, या तो दूसरा फार्मूला ये भी होगा, फ्रीक्वेंसी को हम सी बाई लैम्डा लिख देंगे, एक ये भी हो जाएगा, तो ये मेरा एनर्जी हो गया, ठीक है। पावर जो होता है, पावर पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। पावर हो गया। इंटेंसिटी भी एक होता है, इंटेंसिटी, ये ऑलरेडी सारा वे में पढ़ना था। इंटेंसिटी को बोलते तो हैं वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी फिर अगर इसको हम लोग देखें तो पावर बाई एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है कि जितना एनर्जी एक यूनिट सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे गिरता है, लाइट एनर्जी, अगर लाइट का बात करें तो लाइट लाइट ले लोगे, अगर साउंड का बात करें तो साउंड ले लोगे, ठीक है। तो जितना मान लो कि एक एरिया है, ठीक है, एक यूनिट एरिया है मान लो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट गिर रहा है, लाइट गिर रहा है, ठीक है, और इसका एरिया ए है। तो इस यूनिट एरिया में लाइट जितना गिरा एक सेकेंड में, वही क्या कहलाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाएगा, कि इतना इंटेंसिटी से लाइट फॉल कर रहा है।
या फिर लाइट का इतना इंटेंसिटी है, ठीक है। या फिर उसको दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं, लाइट कितना पावर को कंज्यूम करा रहा है या कितना पावर को गिरा रहा है पर यूनिट एरिया। एक छोटे से एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना पावर को कंज्यूम करा रहा है या फिर फॉल करा रहा है, ठीक है। सरफेस कंज्यूम करेगा या फिर सरफेस पे फॉल होगा। ओके, समझ में आ गई यस बात। तो ये अब हमने इसलिए ये सब नहीं बताया था कि ये हमने पहले ही, ये ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आदमी बच्चे पढ़ लेते हैं इसी के लिए, ठीक है। और इसमें ये कुछ नया नहीं है, सब चीज ऑलरेडी आपको जानते हैं, ये पावर जानते हो, एनर्जी जानते हो, टाइम जानते हो, ठीक है। तो इसी के लिए हमने बताया तो खुद से पढ़ लेने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही है। क्वेश्चन अगर इस पे आएगा तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगर पावर होगा तो पावर का फॉर्मूला यही होता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो फॉर्मूला पे है वो टोटली डिफरेंट था, पहले वो नहीं, पहले सब लोग पढ़ते हो क्या, इसलिए हमने ऐसा बोला। अब बताओ, और कुछ क्लियर हुआ? तो और भी कुछ बताना है तो यस बोलो, मैं फिर से रीड आउट कर देता हूँ। क्या पूछना है बताओ अब। कहाँ पे दिक्कत है बताओ, मैं रीड आउट कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं। 1 मिनट की आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बोलो, फिर से बोलो। सोलर वाटर हीटर का मैकेनिज्म। सोलर, सोलर वाटर सोलर हीटर। वाटर हीटर, यस सर। द सोलर वाटर हीटर में वही हुआ है, जो भी एनर्जी जो है ना, इस एनर्जी को वो क्या करता है, हीट एनर्जी में, जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। या जो सोलर एनर्जी वो तो ऑलरेडी हीट एनर्जी ही दे रहा है ना, तो उस हीट एनर्जी को एक क्या कहते हैं, और वहां पे जो भी एनर्जी आया सन से, तो वो सन से एनर्जी को उसका इंटेंसिटी बढ़ाता है। कॉन्सेंट्रेट वो कर कैसे देता है बढ़ेगा रेस को। इंटेंसिटी उसका, कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या, उसमें एक लेंस लगाया लगाया जाता है, या फिर मिरर भी होता है, कनकेव मिरर जनरली लगाते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर लगा देते हैं तो क्या होता है कि लाइट जब आता है ना दूर से, तो कनकेव मिरर का काम क्या होता है, वो एक पॉइंट पे टारगेट कर देता है, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्टर आके एक पॉइंट पे टारगेट करता है, तो क्या होगा कि कम एरिया में ज्यादा एनर्जी आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अभी बताया था, कम एरिया में इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था ना, कि इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, आई एनर्जी बाई टाइम इंटू एरिया। अगर एरिया कम होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा ना, बोलो। तो इंटेंसिटी कम यस सर। एरिया में क्या हो जाता है, ज्यादा एनर्जी फॉल कराएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं पावर बाई एरिया। पावर इसमें बढ़ने लगेगा, तो पावर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी में चेंज करा देगा। और कैसा एनर्जी, तो हीट एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर का यूज इसीलिए करते हैं, मिरर का यूज करते हैं कि एक छोटे से एरिया में ज्यादा लाइट को पहुंचाने में, जिससे क्या होता है कि छोटे से एरिया में ज्यादा लाइट पहुंचाओगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमने पूछा है सोलर वाटर हीटर ना, देखो मैं बता देता हूँ। सोलर वाटर हीटर में देखो, सोलर रेडिएशन का एक दिया हुआ है, कलेक्टर बॉक्स है, ठीक है। तो कलेक्टर बॉक्स में ही क्या होगा, उसमें एक मटेरियल उसका होता है जो, और उस मटेरियल से क्या होता है, जनरली क्या होता है, हाई कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि हीट को कंडक्ट कराए बहुत तेजी से, ठीक। तो वो क्या करेगा, अब उसमें एक रिजर्वर का एक चैनल जुटा हुआ होगा, जो भी एनर्जी को लेगा वो सारा एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा उस वाटर को, ठीक है। तो वाटर को ट्रांसफर कर देगा, तो वाटर जैसे जैसे गर्म होगा, तो गर्म वाटर होगा तो धीरे धीरे इसका डेंसिटी कम होगा, वो ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर आएगा तो धीरे से दूसरे पाइप से निकाल के हॉट वाटर, समझ में आ रही बात। तो एक रफ वे में हम बता दिए यस हैं, सर। ठीक है। इसको हम फिर तक अगर तुम बोलोगे तो सबको रीड आउट करा देंगे, ठीक है। एक्चुअली इसको रीड आउटिंग करा देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे एक बार रीडिंग करा देंगे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करा देंगे, पहले हम आज कुछ ये बता देते हैं, कुछ कंसेप्ट और है उसको बता देते हैं, उसके बाद हम नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा रीडिंग करा देंगे सबसे, ठीक है। तो रीडिंग करा देंगे तो आपका सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक 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 है।
तो कुछ क्वेश्चंस आपने जो पूछा था पहले मैं बता दूं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में तो और किसी को परेशानी नहीं है ना? सर सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कंसंट्रेटर, कांस्टेंट? कंसंट्रेटर। नो सर, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है बताओ? सर न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है। क्या कौन सा न्यूमेरिकल है बताओ? कौन से न्यूमेरिकल्स में था सोलर कांस्टेंट? सर इलिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में क्वेश्चन नंबर बताओ ना। अच्छा, ये सोलर कांस्टेंट के जो लिखा हुआ है वो 4। यस सर। क्वेश्चन में दिखा हुआ इफ द एनर्जी रिसीव 50 मीटर स्क्वायर, ओके। एरिया दिया हुआ है इन 10 मिनट और एनर्जी दी हुआ है तो कैलकुलेट द सोलर कांस्टेंट, ओके। देन सोलर कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये सोलर कांस्टेंट जो एनर्जी मेरा कितना एरिया पे जा रहा है, 50 मीटर स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपने अभी हम जानते हैं क्या होता है, और पावर भी जानते हैं हम क्या होता है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। एरिया भी दे दिया है। पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, ओके। ये एक्चुअली कुछ ये नहीं है, ये मेरा है, इसका यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है, ये इंटेंसिटी है। ये जो अभी जो इंटेंसिटी का बात कह रहे थे ना, जो एनर्जी जो सोलर कांस्टेंट है ये कुछ नहीं है, इंटेंसिटी है। कितना इंटेंसिटी उसको यस। फॉल करा रहा है, ठीक है। तो इसको इंटेंसिटी मान के चलना, आई। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था ना, आई क्या क्या होता है, एनर्जी बाई यस। एरिया इंटू टाइम होता है। इंटेंसिटी तुमको निकालना है। तो एनर्जी कितना दिया हुआ है, 42,000 किलो जूल। तो 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना दिया हुआ था, 50। और टाइम कितना हुआ है, तो टाइम कितना, 10 मिनट दिया हुआ है ना। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 10 × 60। अब इसी को क्या करना है, तुमको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये 42,000, ये 6 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 इंटू 1000, यही हुआ ना। तो इसको हम लोग लेते हैं, इसको 1000 के तरीके पे भी रख सकते हैं या फिर इसको काट भी सकते हैं। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। अगर किलो जूल में लिखोगे तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। यही तो, ये सोलर कांस्टेंट कुछ नहीं यस है, सर। इंटेंसिटी ही है, ओके। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया है ना, तो इसको लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, लिखो सोलर इंटेंसिटी या फिर नॉर्मल इंटेंसिटी होता है। सोलर इंटेंसिटी, किसी भी इंटेंसिटी को ऐसे ही बनाते हैं। इंटेंसिटी जो होगा इसको लिख लेना, अगर सोलर इंटेंसिटी अगर लिखोगे तो लिख लेना सोलर कांस्टेंट, वो हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम इनटू एरिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। नोट कर लो।
और तूने क्वेश्चन भी कुछ पूछा था, अब मैं क्वेश्चन को पहले बता देता हूँ। किसी को कुछ परेशानी है तो बता, अगर थ्योरेटिकल परेशानी है तो बता सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। देखो तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, टू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी, यही क्वेश्चन था ना? बोलो। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो क्या है, इसमें जो आपको दे रखा है ना कि दोनों को कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि दोनों में करंट सेम जाएगा, और दोनों में सर्कुलर कॉइल है ना, तो उसका सेंटर पे क्या निकालना है, सेंटर पे उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई, 2r। बोलो, 2r, बस वही फॉर्मूला यूज कर देना और कुछ नहीं। यस। करंट नहीं दिया हुआ है क्या इसमें? फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो करंट सेम जाएगा तो करंट से मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से निकाल देना, क्योंकि जो बी होगा, बी वो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r होगा ना, तो करंट तो सेम है तो आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपने उसी के कारण देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स, अच्छा एक मिनट, हम तुमको बना के इसको भेज देंगे, ठीक है, ये तो हो यस सकता है सर। टाइम इसमें ज्यादा गैप हो जाए, ठीक है, हम जो बताना है वो बता देते हैं पहले। ओके, चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि किसी को परेशानी है तो ये बताओ, नहीं तो अभी हम इसको तुम बना के भेज देते हैं, ठीक है, नहीं हुआ तो व्हाट्सएप में ही आंसर भेज देंगे। सर मेरे क्वेश्चन में डाउट है, मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है। यही वाला क्वेश्चन भेजा था ना तुमने? सर वो एक सर्कल वाला है, सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज कैरिंग अ करंट आई and applying a uniform magnetic field inward perpendicular to the plane of the loop. The loop अच्छा अभी भेजा है तुमने, section. अभी भेजा है Yes क्या? sir. ओके एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके ओके ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक सर्कुलर लूप है, यही ना? Yes sir. ओके ओके, बोला कि सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज कैरिंग करंट आई, यही, ऑन अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द लूप मूव अलोंग द पॉजिटिव, क्या होगा लूप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपेंड करेगा, क्या होगा, ठीक है, देखो तो इसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है क्लॉकवाइज में ना, Yes sir. क्लॉकवाइज दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, अंदर है, Yes sir. current इतना on applying magnetic uniform magnetic field inward the perpendicular to the plane the loop move, तो देखो, तो अब देखो इस करेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर आएगा, वो भी अंदर जाएगा, ओके, और ऑलरेडी पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम अगर देखेंगे कि इस इस वायर पे कितना फोर्स, ये वायर मूव करे कि नहीं करे, तो सबसे पहले देखो कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, फोर्स का डायरेक्शन देखे तो अगर करंट का अगर तुम रोटेशन देखो, रिवॉल्वमेंट देखोगे, तो करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा टेंजेंट की तरफ जा रहा होगा, यानी जो भी चार्ज, ये जो लूप दिया हुआ है वो सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो इनसाइड है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तो अगर तुम निकालोगे तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस लूप पे, वो चारों तरफ से फोर्स लगेगा, देखो, तो इसमें अगर तुम राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, तो देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रखोगे, फोर फिंगर, तो बताओ अगर तुम ऐसे रखोगे तो तुम पे जो फोर्स आएगा वायर पे वो आउटवर्ड लगेगा,
बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा ना? नो सर। ओके, देखो देखो करंट का यहाँ पे देखो, यही है मेरा एक सर्कल और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, और ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ऑलरेडी करंट इसमें दिया हुआ था, करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, ठीक है, तो अगर रोटेट करोगे तो करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगा, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया हुआ है अंदर ही, ठीक है, और ये कहीं वायर को कहीं इधर उधर नहीं किया रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन अपने दिमाग से समझना है। तो देखो अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो तो हमेशा यही वाला डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्योंकि क्योंकि चार्ज ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है तो इस पे क्या हो रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण ये सर्कुलर पाथ अपना रहा होगा। जैसे कि फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, क्यू बी क्रॉस बी लगता है ना। अब जब क्यू भी क्रॉस बी लग रहा है तो बी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, करंट का पॉजिटिव चार्ज ही होता है। अब देखो बी के डायरेक्शन में क्या रखेंगे, थंब रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रख देंगे, बोलो, समझ में नहीं है? इसके डायरेक्शन में थंब रखो। राइट हैंड पाम रूल क्या बताया था हमने, राइट हैंड पाम रूल क्या, कहाँ पे क्या होता है बताओ, बोलो बताओ। सर अरे थंब के राइट हैंड डायरेक्शन में करंट और फोर फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। हुआ था ना, और पाम क्या देता था, फोर्स के डायरेक्शन को देता था। तो देखो अगर करंट है तो करंट रखो, नहीं तो चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रखो। तो करंट क्योंकि सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो ऐसा लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर तुम देखोगे तो जो चार्ज, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, बोलो। यस सर। इतना, तो देखो तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाए, अगर वेलोसिटी देखोगे, अगर कोई चार्ज सर्कुलर में घूमता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है ना, बोलो, होता है। अगर एक यस सर। पार्टिकल इसमें सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है ना। तो उसको यहीं से ट्रीट करना है। तो ये करंट जो है वो एक्चुअली क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा टेंजेंट की तरफ हो रहा होगा। तो अब देखो, तो इसके तो टेंजेंट के डायरेक्शन में यानी थंब रख दो, और इनवर्ड डायरेक्शन में क्या रखो, फोर फिंगर। अब बताओ पाम कहाँ पे खुल रहा है, आउटसाइड खुल रहा है या खुल रहा है तो अवे फ्रॉम द सेंटर खुल रहा है, सर अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो, अब चार्ज जो तुम्हारा ये जो दिया हुआ है, तो चार्ज तो ये करंट तो पूरा सर्किल में घूम रहा है ना, बोलो। यस सर। तो जब करंट सर्किल में पूरा घूम रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या लग रहा होगा, फोर्स भी लग रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग। यानी फोर्स, हर एक पॉइंट पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर ही लगेगा ना। देखो यस सर। फोर्स हमेशा इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। अब बताओ ये फोर्स क्या करेगा, इसको चारों तरफ से खींचेगा अपने तरफ। तो बताओ इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड करेगा। समझ में आ रही बात, यानी ये कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन चारों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जैसे कि हमने बताया था ना कि एक ऐसा अगर फोर्स, अगर वायर रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने बताया था ना नेट फोर्स तो इस पे जीरो है, अभी भी इसमें नेट फोर्स इसमें भी जीरो है, लेकिन ड्यू टू टेंशन, टेंशन के कारण क्या होगा, ये पूरा सर्कल में आ जाता है, ठीक है। तो सेम सिमिलर कंसेप्ट इसमें भी है, ठीक है। अगर नेट फोर्स देखोगे तो इसमें भी जीरो ही है, लेकिन ये टेंशन के कारण ये क्या हो गया, फैल गया है। अब देखो, अब तुम ऐसा समझोगे कि, और तुम एलिमेंट्री समझ लोगे फोर्स तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि चारों तरफ से बाहर खींच रहा है, चारों तरफ से बाहर खींच रहा है ना, तो तुम ऐसे भी समझ लो चारों तरफ से बाहर खींच रहा है तो ये फैलेगा ही।
ठीक है, लेकिन नेट फोर्स अभी भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से फोर्स एफ ही लग रहा है चारों तरफ से। ओके, लेकिन ये एक्सपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, इसी के लिए एक्सपेंड करा दे रहा है। और इसी के उल्टा अगर फोर्स का डायरेक्शन अंदर लगता है तो क्या होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? उसके पहले यस सारा सर। क्वेश्चन बन के और भी क्वेश्चन भेजे थे क्या तुम? एक ही भेजे थे? यस सर, एक एक और ही भी भेज। क्वेश्चन है, एक और भी सर वो क्वेश्चन है, हो एक गया। इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया? ओके चलो। जी सर। और किसी का कोई तो क्वेश्चन नहीं है ना? ओके चलो। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम किसी का है तो बताओ। थ्योरेटिकल, अरे तुम लोग कितना, अच्छा ये बताओ कि कितना कितना बनाया, कितना ये पैकेज किसका किसका बाकी है और कितना बाकी है, लिख के जल्दी बताओ तो। मैग्नेटिज्म पढ़ना है क्या? देख लेते हैं। और ये एसी डीसी सर्किट में किसको सर्किट बोल रहे हैं, एसी डीसी मोटर में किसी को परेशानी है तो बताओ जल्दी से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग जिसको डाउट है हैंड रेज कर देना, ठीक है। जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर देना। एक मिनट वेट कर लो, थोड़ा सा मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो, डीसी मोटर में प्रॉब्लम है और
AC DC motor electromagnetic induction is complete AC generator only. Okay. तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट में क्या होगा? डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अल्टरनेट करंट में हर एक कंडीशन में डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे कि एसी जनरेटर जो केस हमने बताया था ना, वो अल्टरनेट करंट का ही एग्जांपल था। उसमें हमेशा क्या हो रहा था? डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने बताया था, याद आ रही है? बोलो। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा। अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं। हाँ बोलो सर, और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ओके, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ओके चलो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये लगा देता हूँ पहले, क्योंकि फोटोज का दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट कंडक्शन। अच्छा, इसमें नहीं था ना ये तो। अच्छा ये, अच्छा स्मिता, तुमको कहाँ पे दिक्कत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बताना, बताओ। सर मैग्नेटिक फ्लक्स में और उसके फॉर्मूले। मैग्नेटिक, देखो, ओके मैग्नेटिक, चलो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो सबसे पहले देखो होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट एनर्जी। ओके, एनर्जी की तरह ट्रीट होता है। मतलब जिस एरिया से जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस फ्लो हो गया ना, वो उतना ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। या फिर दूसरे तरीके से ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक जो लाइंस होता है ना, वो एक्चुअली एनर्जी ही होता है, उतना एनर्जी से फ्लो होता है, ठीक है। तो जिधर ज्यादा एनर्जी ड्रॉ होगा या जिधर ज्यादा लाइन ड्रॉ होगा एक गिवन एरिया में, तो उधर क्या होगा? ज्यादा फ्लक्स होगा। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक है, और ये एरिया है और इसमें इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये एक एरिया है और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब बताओ दोनों में फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? ये ए है और ये बी है। तो जाहिर सी बात है, ये जो लाइन जो दिया है हमने, वो क्या है? मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है। तो ये फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन जब एक गिवन एरिया से जाता है तो वो फ्लक्स बताता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ए का फ्लक्स ज्यादा होगा बी के फ्लक्स से। क्यों? क्योंकि ए में लाइंस ज्यादा है बी से, ठीक है। यस। अब ये तो फ्लक्स का तो हो गया, लेकिन फ्लक्स का एग्जांपल क्या है? मतलब एग्जांपल इन द सेंस फॉर्मूला से कैसे समझे? तो फॉर्मूला जो होता है फ्लक्स, इसको डिफाइन करते हैं फाई से, और फॉर्मूला जो होता है वो बी इंटू ए होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ए मतलब होता है जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो, ठीक है। जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो एरिया होता है, ठीक। तो एज फॉर सपोज, मान लो कि अगर हम इसको दो तरीके से बना देते हैं, जैसे मान लो कि एक ऐसा एरिया है, ठीक है, और इसमें अगर तुमको बोलेगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो बताना है कि इसमें फ्लक्स कितना जाएगा। तो इसमें फ्लक्स कैसे कैसे बताओगे? अगर मान लो कि इसका एरिया दिया हुआ है ए, ठीक है, और बी मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया ये नहीं होगा, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हमको लेना पड़ेगा एकदम परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, ये वाला लेना पड़ेगा। ओके, अब इसमें जो एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? मान लो कि अगर ये थीटा एंगल है, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, अभी आपको समझ मतलब उतना ये नहीं, कैलकुलेशन नहीं कराना है।
देखो जैसे मान लो कि ये मेरा है, ये इसका प्लेन है, हमको ये वाला नहीं लेना है, हमको लेना रहता है ये वाला। तो इसके प्लेन और इसके प्लेन में अंतर है ना, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा होगा तो इसका एरिया ए होगा, तो आप इसको लिखोगे ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी के लिए ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो खैर ये आपको समझना भी नहीं है, बस आप अभी इतना ही समझ लो कि एरिया अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, अगर आपको दे देगा तो फ्लक्स देंगे हम लोग B इंटू ए से। ओके, और A और B क्या होना चाहिए, तो B और A जो होना चाहिए वो दोनों के दो माने ऐसा होना चाहिए कि परपेंडिकुलरली एक्ट करे। ठीक है, लेकिन उस केस में परपेंडिकुलरली जो होता है ना, हमको दिखाई देता है परपेंडिकुलरली, लेकिन एक्चुअली A जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, तो इसी के लिए वो 0 हो जाता है। जैसे आपको अभी देखो, आपको समझ में इतना ही लेना है, बी ए अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा और एरिया होगा तो दोनों के क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अभी आपको कहीं भी एरिया घुमा फिरा के नहीं देगा करने के लिए। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब ये है, फ्लक्स का जो मतलब होता है वही एनर्जी होता है, कि कितना एनर्जी चेंज होता है। अब ये फ्लक्स से ही हमको पता चलता है, फ्लक्स से ही पता चलता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा। यानी जो लेंज ने बताया था, लेंज ने क्या बताया था कि वो जो भी डेविएशन होता है या जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो किस शर्त से होता है, किस लॉ से होता है। तो वो बोलता है कि करंट का प्रोडक्शन, अगर इंड्यूस्ड करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ही प्रोड्यूस होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता था कि मेरा नेट जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो नेट एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इनिशियली जितना एनर्जी था फाइनली उतना ही एनर्जी होगा। ठीक है, जैसे कि Yes, sir. जैसे कि देखो हम बताते हैं, देखो जैसे कि इस केस में हमने बताया था यहाँ पे, जैसे कि एक लूप है मेरा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक लूप है इधर। ओके, अब इस लूप के पास क्या ला रहे हैं, एक पोल मतलब मैग्नेट ला रहे हैं, ये एन है ये एस है। ठीक है, अब जब इस लूप के पास मैग्नेट लाके छोड़ देंगे तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया में जा रहा है ना, बोलो। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया में जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो कि ये इसका बी हुआ, इसका एरिया एस हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे पास कर रहा है कॉइल से वो कितना हो रहा है, बी इंटू एस। ओके, समझ में आया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या, ये वेरिएबल है, चेंज कर रहा है या कांस्टेंट है। अगर चुपचाप रखा हुआ है यहाँ पे तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा और एरिया तो चेंज वैसे भी नहीं कर रहा है, तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट फ्लक्स आएगा। तो कांस्टेंट फ्लक्स पे जो करंट जो होता है ना वो प्रोड्यूस नहीं होता है कॉइल में। ठीक है, करंट प्रोड्यूस कब होता है, तो जब तक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तब तक कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो फ्लक्स को चेंज कराने का मतलब क्या है, तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता है बी इंटू एस। तो फ्लक्स चेंज करने का मतलब क्या होगा, या तो बी चेंज कर जाए या फिर एरिया चेंज कर जाए, दोनों में से कोई एक चेंज कर जाएगा तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा। बोलो, अब देखो कॉइल का एरिया तो फिक्स है, कॉइल का एरिया तो चेंज करेगा नहीं, तो चेंज करना क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कराना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे कराएंगे, तो यही आगे पीछे करके, मतलब कभी पास ले जाएंगे कभी दूर ले जाएंगे। तो पास और दूर ले आने में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है ना घटता है और बढ़ता है। अगर पास ले आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा उस एरिया में, और अगर दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ
घटने लगेगा उस एरिया में, ठीक है। तो ये जो घट रहा है, जो बढ़ रहा है, इसको मैनेज कौन करेगा? तो इसको लेंज लॉ के हिसाब से करंट जो है ना, कॉइल जो है ना, वो अपने आप इसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो कैसे? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर ये जो मैग्नेट है अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है कॉइल की तरफ, तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आएगा, तो अब बताओ लेफ्ट साइड में जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इधर वायर की तरफ, कॉइल की तरफ। तो इस लूप में जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, वो वही करंट का डायरेक्शन होगा जो इस चेंज को रोके, ये चेंज को होने नहीं दे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये पहले हम यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर पहले हम यहाँ पे रखे हुए हैं और ये यहाँ पे रखे हुए हैं, तो दोनों का इनिशियल एनर्जी तो जीरो था ना, दोनों का इनिशियल एनर्जी तो जीरो था, क्योंकि कोई भी इस वायर से, इस लूप से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रहा था, तो हम ऐसा मानेंगे कि उसका इनिशियली एनर्जी जीरो था। तो जब ये जब इसको हम लोग पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका एनर्जी को बढ़ाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो ऐसा नहीं बोलता है कि, एनर्जी कंजर्वेशन तो ये बोलता है कि पहले जितना एनर्जी था बाद में भी उतना ही एनर्जी होगा, लेकिन बाद में तो ये एनर्जी बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? तो इस क्या नाम है इसके, इस मैग्नेट को पास में लाने से, किसके पास में, वायर के पास में लाने से। तो ये तो चेंज कर रहेगा, ये तो मतलब बढ़ा रहा है एनर्जी, तो ये तो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को तो ब्रेक कर देगा। तो इसको नहीं कराने के लिए क्या होगा, वायर अपने आप से एक ऐसा करंट बना लेगा जो इस बढ़ते हुए एनर्जी को क्या कर देगा, अपोज कर देगा, यानी बोलेगा नहीं बढ़ो, तुम उतना ही के उतना ही रहो, मतलब। तो ये कैसे करेगा, अगर सपोज इसको 5 से बढ़ा होगा तो इसको 5 से घटाना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा ना, बोलो। अगर मैग्नेटिक फील्ड 5 से बढ़ा हुआ है तो उसको जीरो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से घटाना पड़ेगा, तभी जीरो होगा। तो वो 5 से कौन घटाएगा, तो वो 5 से लूप अपने आप उसको घटा देगा। तो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट का डायरेक्शन होगा, वही करंट का डायरेक्शन होगा जो उसके इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करा है। तो अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, तभी तो जाके दोनों क्रॉस आउट करेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन समझ में आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉइल के कारण लेफ्ट टू राइट होगा। अब बताना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, तो जाहिर सी बात है करंट होगा तभी तो आएगा, ये खुद से तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कराएगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कौन होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड होगा, यानी ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा ये राइटवर्ड होगा, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा मेरा, बोलो, एंटी क्लॉक वाइज। अगर इधर से देखेंगे, आई इधर रखेंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे। बोलो समझ में आया? ये देखो हैंड रख के बता दिया यहाँ पे। अच्छा स्मिता, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो फिर से बोलना, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो फिर से बोलना। हेलो, चलो देखो दूसरा कंडीशन में देते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब ये वाले में अब दूर ले जा रहा है, तो जब दूर ले जाएगा तो बताओ इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो कम जाएगा ना, क्योंकि लाइंस कम जा रहा है, क्योंकि दूर जा रहा है, बोलो। तो Yes, अब sir. देखो अब इनिशियली अगर रुका हुआ था तब तो जीरो था, यहाँ पे आके रुक गया है तब तो जीरो हो गया, और फिर से वो भागना स्टार्ट कर दिया राइट साइड में। तो जब मैग्नेट भागना स्टार्ट करेगा राइट साइड में, तो देखो अभी यहाँ पे आया और यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मोशन अपोजिट होता है तो किसी न किसी पॉइंट के लिए रुक जाता है। अगर मान लो कि तुम इधर से जा रहे हो और तुमको यू टर्न मारना होगा तो क्या होगा, या फिर गाड़ी जा रहा है तो इसको रुकना पड़ेगा, तब इसको पीछे लाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा ना। तो बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको तो रुक के बैक करना पड़ेगा।
तो इस पॉइंट पे तुम रुक जाओगे। कहने का मतलब ये है, पहले वाले केस में मैग्नेट इधर आ रहा था, अब मैग्नेट इधर जाएगा, तो कब जाएगा, ये यहाँ पे रुकेगा, जैसे ही रुकेगा इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट, इस फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स चेंज जीरो हो जाएगा, यानी फ्लक्स उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। अब जैसे फ्लक्स चेंज कब करेगा, फिर जब ये राइट साइड में जाएगा तब। तो राइट साइड में जाने के पहले ये तो कहीं ना कहीं रुका है, तो जैसे ही रुका है तो इसका फ्लक्स कितना हो, करंट कितना हो गया, जीरो। फ्लक्स कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। बोलो। अब जैसे ही राइट साइड में जाएगा, अब फिर से फ्लक्स चेंज करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज करना स्टार्ट करेगा तो फिर से इसमें करंट आ जाएगा। अब इस कंडीशन वाले कंडीशन में ये हो रहा है कि अब ये दूर जा रहा है, तो अब देखो जब ये दूर जा रहा है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस डिक्रीज को रोकेगा कौन, कॉइल ही रोकेगा, कॉइल ही इसको अपोज करेगा ना। तो यानी अब कैसे करेगा कॉइल, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अपोज करेगा। तो अब बताओ कि इसको डिक्रीज होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर 5 से डिक्रीज किया है तो 5 से इसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो 5 से इंक्रीज करने का मतलब, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट वार्ड ही है, ये जा रहा है भले ही राइट वार्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट वार्ड ही है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलता है, तो इसका डायरेक्शन अभी भी क्या है, ऐसे ही है, लेफ्ट वार्ड। ठीक है, तो क्या करेगा, अब देखो डायरेक्शन तो लेफ्ट वार्ड है लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी लेफ्ट वार्ड में ही होगा, तभी तो जाके दोनों एडअप हो करेगा तब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक डिक्रीज कर रहा था तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कब, जब मैग्नेटिक फील्ड को उसी डायरेक्शन में रखेंगे तभी तो जुटेगा। तो इसके कारण डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो इसके कारण भी डायरेक्शन लेफ्ट में ही होना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को लेफ्ट में रखने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? थंब को रखो, लेफ्ट के डायरेक्शन में रखोगे तो क्या होगा, घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा, देख लेना। देखो थंब के डायरेक्शन रखा है ना इधर, तो ये अब ये कैसे ही ऐसे क्लॉकवाइज घूम गया। दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझने का समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. अच्छा स्मिता तुमको Yes, sir. पक्का? क्योंकि अगर डाउट होगा ना तो फिर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं, ये भी है। क्योंकि इसमें टोटल हैंड का मूवमेंट ही करना है, अगर हल्का भी अगर मिस कर गए तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखो मान लो कि ये एक कॉइल है, मान लो कि यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, और एक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और एक ये ऐसे करंट जा रहा है, और एक करंट जो है ना वो इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है, यानी समय के साथ करंट बढ़ रहा है। अब बताओ कि इसमें कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सर जिस डायरेक्शन में वायर का है। आपको सोचना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से बनेगा, अभी जो हमने समझाया उसी से। इंक्रीजिंग करंट का मतलब क्या होगा, अगर हमने बताया था, अगर सपोज एक वायर दिया हुआ है, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग करंट नहीं भी होगा तो तब भी ये सही है।
अगर करंट इंक्रीजिंग नहीं होगा, अगर करंट आई भी जा रहा होगा तब भी उसके लिए भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर सपोज इसमें करंट जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, विसिनिटी में एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होगा ना। अब देखो यानी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन रहा है, देखो, और ये जो सर्कल बना है ना वो वायर के चारों तरफ है सर्कल। अब सर्कल जैसे जैसे दूर होते जाएगा, यानी पॉइंट की जैसे जैसे दूर होगा, मान लो कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड B1 का होगा, उससे ज्यादा B2 का, उससे कम होगा B3 का, उससे कम होगा B4 का। यानी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो सबसे पॉइंट नजदीक होता है करंट से, करंट कैरिंग वायर से, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक चले जाता है। हमने बताया था ना, एक वायर के कारण किसी आर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताओ तो फॉर्मूला। मान लो कि ये इसमें करंट जा रहा है, यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर यूनिट में, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट वैल्यू, ये इनफाइनाइट वायर है तो सर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन थीटा प्लस पाई। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, भूल क्यों जाती हो तुम? यस सर, वही साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये इनफाइनाइट वायर है तो क्या हो जाएगा सर इनफाइनाइट वायर होगा तो थीटा 90 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर 2 पाई आर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, हाँ। यस सर। तो अब देखो ये आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बी का वैल्यू घटेगा ना। यस सर। अब देखो, अब मान लो कि ये करंट आई है, तो करंट ये वाला पोजीशन कुछ मान लो कि R1 है, ये वाला पोजीशन R2 होगा, ये वाला R3 होगा, R4 होगा, R5 ये कुछ होगा, यानी हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है। बताओ चेंज हो रहा है। यस तो सर। इस पूरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा, वो कैसा आएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, चेंज करेगा B into A, यानी इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें करंट भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें Yes, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर रहा है, इसीलिए इसमें इसमें अब बताओ तो, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, इस वायर के कारण इधर आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, इस करंट के लिए, करंट इधर जा रहा है तो सर इनवर्ड है सर, करंट कैरिंग वायर। अरे तुम लोग को अभी भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये जो वायर्स है ना वो लेफ्ट साइड में है, करंट के डायरेक्शन में थंब डाल लो ना, और इस 4 फिंगर को घुमाओ, कोई किधर, इस इधर ये वाला बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, सर बाहर आ रहा है। बाहर आना है। बाहर आएगा ना, इधर Yes, अंदर, sir. इस वाले डायरेक्शन में अंदर जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो ये बाहर निकलेगा और ये अंदर जाएगा। इधर राइट साइड में जो भी होगा अंदर जाएगा इस करंट के लिए, और लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो बाहर जाएगा। अब बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाने का मतलब ये है वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। Sir, increase. चलो मान लो कि आई ले लिया, करंट ले लिया, इंक्रीजिंग नेचर का है, चलो बताओ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा,
बोलो। सर इंक्रीज इंक्रीज करेगा। करेगा। अगर इंक्रीज ले लेते हैं तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बताओ जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो लेंज लॉ क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इस वायर में वो वही डायरेक्शन होगा जो इसमें इस फ्लक्स जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है उसको रोके। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वायर के कारण क्या है, बाहर है। तो इस वायर में मैग्नेटिक, इस वायर के कारण जो करंट होगा उस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जो कि रेस्ट्रिक्ट करे इसके चेंज को। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अंदर के बाहर। समझ में नहीं आ रहा है। बाहर। जब समझ में नहीं आ रहा है, चलो अब बताओ। ये आई करंट है और ये आई करंट इंक्रीज कर रहा है, बताओ क्या हो रहा है। इसमें जो वायर में होगा, वायर में करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना। चलो बताओ, अभी सारा तुम ही सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर वायर। चलिए बताइए, सोचिए क्या होगा। अच्छा सबसे पहले सोचो कि इस स्ट्रेट वायर के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट साइड में बोलो। सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ होगा। यस सर। ओके चलो अब सोचो क्या होगा। अब ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ये इंक्रीज कर रहा है इसमें कि डिक्रीज कर रहा है। इसके एरिया मान लो एस, बोलो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कराएगा। करंट इंक्रीज कर रहा है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, बी ए होता है। तो बी जब इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा ना। यस सर। तो इसमें एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन क्या होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन को सर फुलफिल करे, बोलो। क्लॉकवाइज, एंटी सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस इंड्यूस्ड करंट के कारण। बोलो। इसके सर अंदर इनवर्ट। मैग्नेट इन्वर्ट होगा। अगर क्लॉक क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले हो ना, यानी ये वाला डायरेक्शन। अब बताओ इस पे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, बोलो। सर अंडर। अंदर जा रहा है, सर बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है ना। यस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर आएगा, अब पहले से भी बाहर ही आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। ये तो पहले से बढ़ रहा है, इसको और बढ़ा रहा है। ये तो एनर्जी कंजर्व रहा कहाँ, ये तो और बढ़ा के ले गया बहुत ज्यादा। ये फ्लक्स अगर 5 से इधर बढ़ रहा है, 5 से, तो इसमें ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये भी तो बढ़ाना ही लगेगा ना। तो करंट तो ये फ्लक्स घटा कहाँ, फ्लक्स एनर्जी कांस्टेंट रहा कहाँ, वो तो बढ़ ही रहा है अभी तक, अभी भी। तो क्या ये डायरेक्शन सही है करंट का। नो सर। तो क्या होगा डायरेक्शन, सर क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उस इंड्यूस करंट के कारण, सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होगा। तो पहले से बाहर था तो अंदर की तरफ होगा, तभी तो इसको घटाएगा। यानी पहले से इंक्रीज कर रहा था उसको डिक्रीज करेगा, तब तक कांस्टेंट होगा। यानी अब सही हुआ कि हाँ, कि इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की होगा तो कब होगा अंदर की तरफ,
जब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तब। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तभी ये जाके मेरा फुलफिल करेगा, नहीं तो फुलफिल नहीं करेगा। सर यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए थे हम, अगर करंट को अगर करंट अगर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, अगर करंट को गोल गोल घुमाना है तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और करंट अगर सीधे जा रहा है, ठीक है, तो थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में लेंगे, बताया था। अगर करंट गोल गोल Yes, घूमेगा तो sir. थंब को तो गोल गोल नहीं घुमा सकते हो ना, गोल गोल किसको घुमा सकते हो, 4 फिंगर को ही घुमा सकते हो, और तो किसी को नहीं घुमा सकते, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर करंट एक स्ट्रेट वायर में होगा तो थंब को हम स्ट्रेट वायर में रख देंगे, अगर करंट एक सर्कुलर वायर में होगा तो थंब को तो सर की तरफ तो घुमा नहीं सकते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, तो करंट के डायरेक्शन को 4 फिंगर पे लेना पड़ेगा, और उस समय में थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो लेकिन ये, सर हाँ बोलो। शायद मैं गलत, सर इनवर्ड और आउटवर्ड में सर मैं गलत कर रही हूँ सर, नहीं हो रहा है। तो चलो ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन को घुमाओ ना, अपने 4 फिंगर को घुमाओ, वैसे ही क्लॉकवाइज घुमाओ। घुमाओगे तब पता चलेगा, 4 फिंगर को घुमाओ, रोटेट Yes, sir. करो, थंब कहाँ जा रहा है, Yes, sir. कहाँ जा रहा है, यस सर नहीं, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, ये बताओ। सर स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, सर हाँ, तो बस काम खत्म। और उसी को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो तुम्हारे चेहरे की तरफ जाएगा, अंदर। Yes, तो बस यही तो डायरेक्शन है ना, जहां पे तुम्हारा पॉसिबिलिटी हो घुमाने का वहीं घूमेगा, थंब नहीं रोटेट नहीं होता है, थंब हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। तो अगर थंब स्ट्रेट लाइन में रहेगा, मतलब अगर करंट स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो करंट को ले लेंगे थंब पे, तब 4 फिंगर का जो देगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अगर करंट गोल गोल घूम रहा है तो थंब को तो गोल गोल नहीं घुमा सकते हैं, तो क्या करेगा, 4 फिंगर को ही गोल गोल घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, उस समय थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। बस 2 ही चीज है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। एक बार करंट को थंब में ले लेना है, एक बार करंट को 4 फिंगर पे लेना है, बस। अब कब लेना है वो आपका दिमाग बता देगा। करंट स्ट्रेट है तो थंब पे आ जाएगा, और करंट स्ट्रेट नहीं है, गोल गोल घूम रहा है, तो थंब पे नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। 2 ही चीज याद रखना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, बस। तो या तो करंट याद रखो, या फिर करंट होता क्या है, तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी याद रख सकते हो, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन भी याद रख सकते हो, करंट भी याद रख सकते हो। समझ में आया कुछ? yes, sir. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब तक आप प्रैक्टिस बार बार नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बार जब आदमी पढ़ता है तो कंफ्यूज करता है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसको हटाने का क्या तरीका है, मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन, ओके। और अगर दिक्कत हो रहा है तो हमने वीओडी ऑलरेडी अनेबल करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप बार बार देखिए वीओडी को, ठीक है। जो भी प्रीवियस क्लासेस में जो हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वहाँ पे हमने बहुत एग्जांपल दे के भी बताया था, तो उसको देखिए, बार बार देखिएगा तभी समझ में आएगा, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप जो समझ रहे हो कि एक बार में समझ में आ जाए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, आप भूल जाओगे, हमको पता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल फर्स्ट टाइम में जो पढ़ते हैं लोग भूल ही जाते हैं कि कौन कहाँ पे डायरेक्शन रखना होता है, जल्दी याद ही नहीं रहता है। ये है बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कौन किस में लेना है, ये हो जाता है, याद नहीं रह पाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसको लेना है, थंब पे लेना है कि 4 फिंगर पे लेना है, कब लेफ्ट हैंड का यूज करना है, कब राइट हैंड का यूज करना है, कब राइट हैंड पाम का यूज करना है, तो ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आप 1 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है।
और एक बार फैमिलियर हो गया तब नहीं भूलोगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना ही पड़ता है, विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो आंसर नहीं बनेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो आप बार बार इसको रिपीट कीजिए। आप पैकेज में लिखा हुआ है, पैकेज से भी पढ़िए, ठीक है। पैकेज में तो आपको समझ में नहीं आएगा वैसे, तो आप लेक्चर को ही देखिए, बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फॉरवर्ड कर करके देखिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है 2 घंटा तो आप देख नहीं पाइएगा, कोई भी नहीं देख पाएगा। तो टू द पॉइंट लगाइए, जहाँ पे आपको पता है, जो चीज समझना है वहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डायरेक्शन समझना है तो देख लीजिए डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वहीं से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्शन देखिए। पहले जो लिखवाए हैं उसको पढ़िए, एक बार नोट्स का रिवीजन करिए पहले, क्योंकि नोट्स रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत है, फिर आपको कंफ्यूजिंग होते चला जाएगा। तो नोट्स है, नोट्स में पढ़िए, जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको सर्कल कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछिए, ठीक है। अगर सर्कल कीजिए, अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लेक्चर देखिए, लेक्चर में भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये टोटली आप लोग के लिए नया चैप्टर है, तो धीरे धीरे आपको इससे फेमिलियर होंगे आप, तो इसको आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब हम थोड़ा सा डीसी मोटर के बारे में पढ़ ले, रिवाइज कर ले। डीसी मोटर में क्या है, मोटर क्या होता है, कौन सा एनर्जी को किस में बदलता है, बताओ। बोलो, डीसी मोटर क्या करता है? मोटर है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में Electrical बदलेगा? energy to mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो इसका हमने बताया था, इसका इसका अपना देख लेना तुम, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन देख लेना, हम तो बता ही दे रहे हैं, ठीक है। यही होता है। अब ये मेरा होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक। तो क्या हो रहा है कि ये एक ये करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, बस यही है करंट। अब इसमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, ए बी सेक्शन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इसमें कौन से यूज करेंगे, बोलो। लेफ्ट हैंड करेंगे कि राइट हैंड करेंगे, बताओ। यस Sir, left लेफ्ट hand हैंड, rule. लेफ्ट हैंड रूल करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड रूल करेंगे तो बताओ क्या आएगा डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को किसके डायरेक्शन में रखना है, इंडेक्स फिंगर। सर लेफ्ट हैंड। अरे हाँ, लेफ्ट हैंड तो पता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा 3 फिंगर होता है ना, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, यही होगा ना। तब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको क्या रखना है, करंट के डायरेक्शन में हमको क्या रखना है, ठीक है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, इंडेक्स फिंगर होगा, मिड फिंगर होगा या फिर थंब होगा। इंडेक्स फिंगर होगा। Finger होगा. ओके, करंट का डायरेक्शन कौन होगा, मिड फिंगर होगा या फिर थंब होगा। सर Yes, मिड sir. फिंगर होगा। मिड फिंगर होगा, वेरी गुड। अब बताओ थंब कहाँ आ रहा है, ए सर बी सेक्शन फोर्थ के लिए। होगा थंब का डायरेक्शन। इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड, थंब इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है, ये बताना है आपको। सर आउटवर्ड। अच्छे से देखो, Sir, inward जा रहा है. इनवर्ट जा रहा है ना, थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है, क्योंकि हाथ घुमाने में परेशानी होता ही है, और वो भी। तो देखो इसको, अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो लेफ्ट हैंड रूल ही लिखोगे, लेकिन इसको राइट हैंड पाम रूल से भी बना सकते हो, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में क्या बताया था हमने, बताओ। राइट हैंड पाम रूल में क्या बताया था,
फोर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में डालेंगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालेंगे, और करंट के डायरेक्शन को कहाँ किस पे लेंगे, थंब के डायरेक्शन में। जो पाम का जो फेस होगा वो क्या देगा, फोर्स के डायरेक्शन में देगा। ठीक है, तो ये इजी वाला मेथड है, लेकिन जब आपको लिखना होगा तो आपको लेफ्ट हैंड रूल ही लिखना है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर अगर लेफ्ट हैंड रूल कहीं यूज करोगे तो फेमिलियर हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगे। तो क्या करोगे, देखो जो मिड फिंगर है वो ए बी के डायरेक्शन में रखो, बी से ए की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा हैंड को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। देखो बी से ए की तरफ डालो, बी की तरफ, और इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट टू राइट डालो, तो थंब जो आएगा वो इनवर्ड आएगा, देखना आएगा। तो ये जो जाएगा वो जाएगा नीचे, ओके, और ये जाएगा ऊपर, और इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स इसमें और इसमें। क्यों जीरो फोर्स लगेगा बताना, बीसी और एडी में, बीसी और एडी सेक्शन में जीरो फोर्स क्यों लगेगा? बोलो। सर मैग्नेटिक फोर्स और सर करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल सर हाँ, क्योंकि फोर्स जो होता है वो आई एल क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो लेंथ के डायरेक्शन में है, बीसी के डायरेक्शन में, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम ही है, यानी दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होता है, इसीलिए इसमें फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो या तो जीरो होगा या फिर 180 डिग्री, दोनों के केस में फोर्स का वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक, समझ में आ गया बात? अब देखो, तो ए बी जो होगा वो नीचे जाएगा और बीसी जो होगा वो ऊपर आएगा। तो जब सॉरी ए बी नीचे जाएगा और सी डी जो आएगा ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो एक रोटेशन, हाफ रोटेशन करेगा, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, सी डी ऊपर जाएगा, सी डी ऊपर चला जाएगा और ए बी चला जाएगा नीचे। अब जैसे ही आगे चलेगा तो उसमें क्या, कम्यूटेटर का जो कांटेक्ट होगा लूज कर देगा, तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम तो होगा, तो ड्यू टू मोमेंटम सी डी क्या होगा, जैसे ही हाफ रोटेशन से आगे बढ़ेगा अब सी डी फिर से चले जाएगा नीचे, और बीसी बीसी का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर। तो अभी ऊपर नीचे नहीं देखना है, तो जैसे ही सीडी जब लेफ्ट साइड में आएगा ना, तो फिर सीडी में जो डायरेक्शन है करंट का वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, सीडी में डायरेक्शन पहले अभी अभी वाले फिगर में क्या हुआ था, सी टू डी था, लेकिन जैसा ही हाफ रोटेशन से बढ़ेगा तो अब बन जाएगा सी डी इधर और ये बन जाएगा बी ए। तो देखो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा उलट हो गया, क्योंकि करंट तो फिक्स ही होगा इसमें। तो अब जो जो लेंथ हो गया वो लेंथ चेंज हो गया, पहले ए बी था अब हो जाएगा सी डी। तो सी डी में डायरेक्शन क्या हुआ, सी डी में डायरेक्शन अब हो गया फिर से अपवर्ड। तो फिर से अब इसमें फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा, मतलब ऊपर हो गया, ए टू बी करंट हो गया, तो फिर से अब इसमें जो फोर्स जो लगेगा वो फिर से डाउनवर्ड लगेगा, और जो अदर वाला सेक्शन होगा उस पर अपवर्ड लगेगा, और ये सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है डीसी मोटर का। ठीक है, दिक्कत है फिर से पूछो, जाएगा। दिक्कत है? दिक्कत है तो फिर से पूछो। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है, रिवाइज करते रहना होगा। इसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इलियम न्यूक्लियस को। और ये बोल रहा है पी बन रहा है 1530 प्लस एक्स बन रहा है, बताना एक्स क्या है।
बोलिए x क्या है? इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा, पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो याद रखना होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सॉरी, ये -1 0 होता है। प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? 1 1 होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? 0 1 होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ही आपको यूज होगा इसमें। एक्स क्या होगा बताइए जल्दी। अच्छा स्मिता बताओ, एक्स क्या होगा? हीलियम होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, क्या होगा? सर न्यूट्रॉन होगा क्या? ऐसे नहीं पूछा, तुम कॉन्फिडेंटली बोलो। बैलेंसिंग ही तो करना है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। देखो ये 13 है, ये 13 है ना? यस सर। ये 13 + 2 ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 तो आ गया इधर। इधर कितना है? 27 और इधर 4 तो कितना? 31 हो गया। इधर दिया हुआ 30, तो बचा क्या मेरा? 0 N 1, तभी तो जाके बैलेंस होगा।